एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। नमस्कार। आज हम द हिंदू में छपे एक बहुत ही बहुत ज़रूरी लेख की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये लेख आज की दुनिया में परमाणु हथियारों की जो व्यवस्था है, जिसे ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर कहते हैं, उस पर है। और हाँ, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक सोना है। तो इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस पूरे मामले में एक अजीब सी पहेली है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के बाद से आप सोचिए लगभग 80 साल हो गए, किसी ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। और तो और, दुनिया भर में परमाणु बमों की गिनती 1970 के दशक में 65,000 थी और आज 12,500 से भी कम हो गई है। कागज पर तो सब बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, कागज पर दुनिया सुरक्षित लग रही है, लेकिन हकीकत में डर पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यवस्था बहुत भारी तनाव में है। हाँ, चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। इस तनाव को हाल की एक घटना ने और भी ज्यादा भड़का दिया है। आप 30 अक्टूबर के उस बयान की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 30 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और पूरी दुनिया में खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि वो परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकते हैं। ये बयान था क्या और इसके असली मायने क्या हैं? देखिए, बयान का निशाना तो साफ तौर पर रूस और चीन थे, लेकिन इसमें जानबूझकर एक धुंधलापन रखा गया था। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों की वजह से अमेरिका भी उसी आधार पर अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर परीक्षण से उनका मतलब क्या था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। ये साफ नहीं किया गया कि वो जमीन में फोड़े जाने वाले परमाणु विस्फोटक परीक्षण की बात कर रहे थे या सिर्फ मिसाइल जैसी वेपन सिस्टम्स के रूटीन टेस्ट की, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और उनके बयान में एक और दिलचस्प बात थी, है ना? उन्होंने अपनी परमाणु लैब्स का जिक्र किया था। हाँ, और वो एक तथ्यात्मक गलती थी। अमेरिका की परमाणु प्रयोगशालाएं ऊर्जा विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तहत आती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के नहीं। अच्छा। लेकिन इस छोटी सी गलती को अगर हम नजरअंदाज भी कर दें तो बड़ी तस्वीर ये है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही पर्दे के पीछे नए और ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियार बना रहे हैं। रूस ने हाल ही में ब्यूरोवेस्निक नाम की परमाणु शक्ति से चलने वाली क्रूज मिसाइल और पोसाइडन नाम का एक अंडर वाटर परमाणु टॉर्पीडो भी टेस्ट किया। और चीन भी पीछे नहीं है। चीन तो हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है और अमेरिका भी चुप नहीं बैठा, वो भी नए वॉरहेड बना रहा है। एक मिनट, अगर सब पहले से ही नए हथियार बना रहे हैं, लैब में उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक असली धमाका करने से इतना क्या बदल जाएगा? इस बयान से इतना हड़कंप क्यों मचा? बहुत कुछ बदल जाएगा। लैब की टेस्टिंग और जमीन पर असली धमाका करने में उतना ही फर्क है जितना जैसे आप एक फ्लाइट सिम्युलेटर उड़ा रहे हैं और सच में एक जेट उड़ा रहे हैं। मतलब एक से अंदाजा मिलता है और दूसरे से 100% यकीन कि आपका डिजाइन काम करेगा। पिछले करीब 30 सालों से बड़ी ताकतों ने असली विस्फोटक परीक्षण ना करने की एक अलिखित सहमति, एक मानदंड बना रखा था। ट्रंप का बयान उसी लक्ष्मण रेखा को लांघने की धमकी है। और ये लक्ष्मण रेखा ही हमें उस बड़ी संधि की याद दिलाती है जो इसे रोकने के लिए बनाई गई थी, CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो अगर विस्फोटक परीक्षण इतने खतरनाक हैं, तो ये संधि इसे रोक क्यों नहीं पाई? CTBT की कहानी बहुत दुखद है। इस पर 187 देशों ने दस्तखत तो कर दिए। 187? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन ये आज भी 29 साल बाद भी कानूनी तौर पर लागू नहीं हो पाई है। क्यों? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इसे लागू करने के लिए कुछ खास देशों का इसे पास करना मतलब रैटिफाई करना जरूरी है, और अमेरिका, चीन, इजराइल जैसे देशों ने आज तक इसे रैटिफाई नहीं किया। और भारत? पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने तो इस पर कभी दस्तखत ही नहीं किए। तो ये एक ऐसी संधि है जो है भी और नहीं भी। तो ये एक तरह से बस एक नैतिक दबाव बना के रह गई है, कानूनी नहीं। और शायद इसमें एक और पेच था, परीक्षण के परिभाषा को लेकर। बिल्कुल, संधि में ये साफ साफ लिखा ही नहीं है कि परमाणु परीक्षण का मतलब क्या है। इसी का फायदा उठाकर अमेरिका, रूस और चीन ने आपस में एक जीरो यील्ड टेस्ट की, मतलब एक समझ बना ली थी। ये जीरो यील्ड टेस्ट क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि आप बम के सारे पुर्जे जोड़कर उसे चालू तो करते हैं, लेकिन ठीक उस पॉइंट पर रोक देते हैं जहां असली चेन रिएक्शन शुरू होकर धमाका होता है। मतलब आप सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं बिना असली धमाका किए। और भारत ने इस पर दस्तखत क्यों नहीं किए? भारत का क्या पक्ष था?
भारत का तर्क हमेशा से बहुत स्पष्ट रहा है। भारत का मानना था कि ये संधि भेदभावपूर्ण है, ये सिर्फ नए परीक्षणों पर रोक लगाती है, पर उन देशों को कुछ नहीं कहती जिनके पास पहले से ही हजारों बमों का जखीरा है। मतलब ये दरवाजा बंद करने जैसा था जब कुछ लोग पहले से कमरे के अंदर थे। बिल्कुल। भारत का कहना था कि आप हथियारों को ही खत्म कीजिए, सिर्फ उनकी टेस्टिंग को नहीं। ये भारतीय नजरिए से एक बहुत जरूरी बात है। तो चलिए उस सबसे बुरे सिनारियो की बात करते हैं। मान लीजिए अमेरिका सच में परीक्षण का बटन दबा देता है, तो इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा? इसके नतीजे बहुत बहुत भयानक होंगे। सबसे पहले तो रूस और चीन, वो तुरंत अपने परीक्षण शुरू कर देंगे। और इसमें शायद चीन को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। वो कैसे? क्योंकि अमेरिका ने इतिहास में 1000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण किए हैं। उसके पास बहुत डेटा है, जबकि चीन ने सिर्फ 47 किए हैं। अच्छा, बस 47? हाँ, तो नए परीक्षण उसे अपने नए डिजाइनों को वैलिडेट करने और अपने शस्त्रागार को और भी ज्यादा घातक और भरोसेमंद बनाने का सुनहरा मौका देंगे। चीन और रूस की तो बात ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसका असर हमारे पड़ोस में क्या होगा, भारत और पाकिस्तान। बिल्कुल। भारत 1998 के बाद से परीक्षण पर एक स्वैच्छिक रोक, एक वॉलंटरी मोरेटोरियम लगाकर बैठा है। लेकिन अगर अमेरिका ये रोक तोड़ता है तो भारत पर भी अपने डिजाइनों को टेस्ट करने का भारी दबाव आ जाएगा। खासकर वो डिजाइन जो 1998 में पूरी तरह टेस्ट नहीं हो पाए थे। हाँ, खासकर अपनी बूस्टेड फिशन और थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन। 1998 में भारत ने इन्हें बस एक तरह से चलाकर देखा था। अब वो उन्हें पूरी तरह से टेस्ट करके उनकी असल ताकत जानना चाहेगा। और अगर भारत ने परीक्षण किया तो ये बात तय है कि पाकिस्तान अगले ही दिन अपना परीक्षण कर देगा, कोई शक नहीं है इसमें। यानी एक ऐसी रेस शुरू कर देगा जिसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये तो पूरी व्यवस्था को ही तहस-नहस कर सकता है। हाँ, ये सिर्फ सीटीबीटी को ही खत्म नहीं करेगा, बल्कि परमाणु अप्रसार की पूरी व्यवस्था, जिसका आधार एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, उसके धागे उधेड़ कर रख देगा। ये पूरी इमारत के ढह जाने जैसा होगा। और ये संकट सिर्फ एक बयान या परीक्षणों की धमकी तक ही सीमित नहीं है, ऐसा लगता है। क्या परमाणु व्यवस्था के दूसरे स्तंभ भी चरमरा रहे हैं? बिल्कुल, यह एक बड़े संकट का सिर्फ एक लक्षण है। अमेरिका और रूस के बीच हथियारों पर नियंत्रण की आखिरी बची संधि है, न्यू स्टार्ट। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। वो भी फरवरी 2026 में खत्म हो रही है और उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही। तो उसके बाद कोई सीमा नहीं होगी? कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। और चीन तो वैसे भी इन संधियों का हिस्सा है ही नहीं। सही बात है। और वो अपना शस्त्रागार बढ़ा रहा है रॉकेट की रफ्तार से। अनुमान है कि 2030 तक उसके पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार होंगे। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो पुरानी संधियां टूट रही हैं, नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, और इन सब के ऊपर टेक्नोलॉजी भी एक नया खतरा पैदा कर रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाइपरसोनिक मिसाइलें, साइबर हमले, अंतरिक्ष में हथियार, ये सब नए डोमेन हैं जो पुराने परमाणु सिद्धांतों को बेकार कर रहे हैं। इससे वो टैबू, वो डर जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ा था, वो कमजोर हो रहा है। तो आप कह रही हैं कि एक नई रेस पहले से चल रही है? संक्षेप में कहें तो एक नई परमाणु हथियारों की दौड़ तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। विस्फोटक परीक्षणों की बहाली बस इस पर से पर्दा हटा देगी और इसे ऑफिशियल बना देगी। तो इस सबका निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है कि 20वीं सदी के शीत युद्ध के दौर में बनी ये वैश्विक परमाणु व्यवस्था 21वीं सदी के इस बिखरी हुई बहुध्रुवीय दुनिया के लिए पूरी तरह से नाकाफी है। बिल्कुल। आज की सबसे बड़ी चुनौती एक नई परमाणु व्यवस्था बनाने की है। एक ऐसी व्यवस्था जो आज के भू राजनीतिक सच्चाइयों को समझे और साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर लगा टैबू बना रहे। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी चेतावनी दी है, मौजूदा परमाणु जोखिम खतरनाक रूप से बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने सभी देशों से ऐसे काम करने से बचने को कहा है जिनके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कोई सुन रहा है? एक बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाला सवाल है। और आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। लेख में एक नई परमाणु व्यवस्था बनाने की चुनौती पर जोर दिया गया है। लेकिन सोचिए, जब दुनिया की बड़ी शक्तियां सीधे सीधे एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, पुरानी संधियां धूल फांक रही हैं, तो ऐसी नई व्यवस्था के स्तंभ क्या हो सकते हैं? इसे बनाएगा कौन और आज की दुनिया में इसे लागू कैसे किया जा सकता है?
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सुरक्षा को समझने के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी थी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप इस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।